हाँ, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई होप सबको दिख रहा है। यहाँ तक किए थे ना हम लोग। जनरल एग्जामिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी सब आई होप सबने देखा होगा, रिवाइज किया होगा प्रीवियस टॉपिक। तो जनरल एग्जामिनेशन में देखो, हम लोग एग्जामिनेशन ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन हम लोग देख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि हमने सबसे पहले सब देख लिया, कैरेक्टर फीचर्स वगैरह सब हमने देख लिया कि कैसे कैसा साइंस हमें मिलता है एंड ऑल। एग्जामिनेशन देखो, हम लोग पहले अब चेस्ट का एग्जामिन करते हैं। प्रीवियस में हम लोग 12 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये सब जैसे हमने डिस्कशन भी कर रहे थे, ये सब किया हमारा एग्जामिनेशन ऑफ हेड इंजरी में हम लोग जो 12 पॉइंट्स है ये सब हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं। हाँ, यहाँ से एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट रीजन, ठीक है। चेस्ट रीजन को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है। आइदर देखेंगे इसमें रिब फ्रैक्चर है या नहीं, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है या नहीं, हीमोथोरेक्स, हीमो मीन्स ब्लड, ठीक है, न्यूमो मीन्स एयर, ठीक है। तो ये सब एग्जामिनेशन करेंगे। आइदर चेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ड्यू टू एनी हेड इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से। तो देखो, उसमें कभी कभार क्या होता है कि साइन का फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है, पेल्विस का फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है, ठीक है, लिम्स का फ्रैक्चर देखने को मिल जाता है। फिर देखना उसमें रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये देखने को मिलेगा। इंटरनल हेमरेज या फिर लिवर या स्प्लीन में हुआ है कि नहीं। तो ये सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लो कोई भी हेड इंजरी का आता है पेशेंट, सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, सिटी स्कैन पेशेंट को कराते हैं, ठीक है। सिटी स्कैन कराते हैं, सिटी स्कैन ऑफ हेड। तो उसमें देखते हैं कि आइदर इसमें पेशेंट का सिवियरिटी देखते हैं कि हेमोरेजिक हुआ है या फिर हमारा इस्चेमिक हुआ है, ठीक है, आइदर ड्यू टू ट्रॉमा हुआ है। तो एक्सरे भी कराते हैं। देखो, एक्सरे मान लो स्कल बोन का कराएंगे, फ्रैक्चर डिटेक्ट करेंगे किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, एपी व्यू और लैटरल व्यू दे करके। फिर क्या होता है कि सीएसएफ से भी हम लोग एग्जामिन करते हैं। सीएसएफ वगैरह जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, वो बेसिकली हम लोग लंबर वर्टिब्रा से, लंबर L3 और L4 से लंबर पंचर करके सीएसएफ कलेक्ट करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। आइधर वहां पे कुछ इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आया है, तो वहां पे हम लोग सारा प्रोटीन पस सेल एंड ऑल वो सब देखते हैं, ठीक है। कंट्यूशन जैसे हमने डिस्कस किया था पहले, आइदर वहां पे कोई कंट्यूशन हुआ है नहीं, ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं आइदर सिटी स्कैन या फिर एमआरआई, ठीक है। आइदर ब्लड स्टेन प्रेजेंट है कि नहीं, सीएसएफ में हम लोग क्या देखेंगे, आइदर उसमें ब्लड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सब ड्यूरल हेमाटोमा, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेमाटोमा हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि वहां पर एक्चुअली ये सब हम लोग सिटी स्कैन एक्सरे से डिटेक्ट कर रहे हैं कि सिवेरिटी और उसमें किस टाइप का हेमोरेज या हेमाटोमा हुआ है, ठीक है। और हमने डिस्कस भी किया था कि एपिड्यूरल, सब ड्यूरल और सब एरेक्नॉइड में किस टाइप का हम लोगों को पैटर्न दिखेगा। आई होप सबको याद होगा, जैसे हमने क्रिसेंट शेप पढ़ा था, ठीक है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा था, और एक थ्रेड लाइक पढ़ा था एक सब एरेक्नॉइड में पैटर्न, ठीक है। ये सब तो हमारा चला गया इन्वेस्टिगेशन में। एक यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूँ कि इस्चेमिक, अगर इस्चेमिक मान लो अगर सीवियर रहा और हेमोरेजिक अगर सीवियर रहा, तो उसमें कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सिटी स्कैन में, तो एक इमेज अभी से देख के रखो कि ये डीडी करने में बहुत हेल्प मिलता है सिटी स्कैन में। तो एक मैं ग्रुप में इमेज शेयर कर रहा हूँ, एक बार उसको देखना कि हेमोरेजिक स्ट्रोक या फिर हेमोरेजिक सीवीए और हमारा इस्चेमिक सीवीए में कैसा सिटी स्कैन देखने को हम लोगों को मिलेगा। भाई ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, और भी इसका डिटेल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिटी स्कैन कैसे दिखेंगे, एनएमआरआई कैसे दिखेंगे। तो देखो इस्चेमिक में, इन केस ऑफ इस्चेमिक में, देखो जैसा ग्रुप में तुम लोग देख रहे हो कि वो जो पैटर्न है वो पूरा ब्लैकिश कलर का है, मतलब जो तुम्हारा हमारा ग्रे मैटर, जो व्हाइट मैटर है तुम्हारा, बेसिकली वो देखो ब्लैक कलर का है, एंड हेमोरेजिक में वो जगह पूरा व्हाइट हो गया है। तो अगर सिटी स्कैन में दिखता है कि ये व्हाइट व्हाइट किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू एनी हेमोरेज वहां पे हमारा ब्लीडिंग हो रहा है, और जो ब्लड निकलता है उसमें एक्चुअली कैल्शियम प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो कलर है वो व्हाइट देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ हेमोरेजिक।
अगर कोई हेमोरेजिक पेशेंट का कोई आता है स्ट्रोक लेकर के, तो उसमें या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट लेके कोई पेशेंट आता है, तो उसमें चीफ कंप्लेन क्या होता है कि पेशेंट का बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। अगर तुम लोग देखोगे भी तो उसमें करीब प्रेशर 170 180, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक अराउंड 100 110 120। तो हेमोरेजिक में ज्यादातर जो कंप्लेन रहता है बीपी हाई की वजह से हेमोरेजिक आता है स्ट्रोक। ठीक है। और इस्चेमिक में क्या होता है बेसिकली, वहां पे आइदर एम्बोली की वजह से हो गया या फिर कोई थ्रोम्बस की वजह से वहां पे इस्चीमिया डेवलप हो गया। तो वहां जो पैटर्न दिखने को मिलेगा, वहां पे ब्लैकिश कलर का ये पैच दिखने को मिलता है इन केस ऑफ इस्चेमिक में। एक सेकंड होल्ड करना, एक कॉल है। वैशाली माइक ऑन आहे तर. हम्म. 1 मिनट, हाँ। सॉरी। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो लो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस्चेमिक और हेमोरेजिक स्ट्रोक का हमने डिफरेंशिएट देखा कि इस्चेमिक और हेमोरेजिक में कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद आते हैं चलो कैरोटिड एंजियोग्राफी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैरोटिड एंजियोग्राफी में एक डाई स्पेसिफिक हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन का एक डाई देते हैं 35%, 10 ml ऑफ 35% आयोडीन का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैरोटिड एंजियोग्राफी में कहीं पर कोई ब्लॉकेज है या नहीं। वहां पे हम लोग कैरोटिड एंजियोग्राफी की मदद से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ईईजी भी देखते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शोज द एरिया ऑफ सप्रेस ड्यू टू इंजरी और प्रेशर बाय हेमरेज। तो जहां पे सप्रेशन, जहां पे हेमरेज हुआ है, वहां पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ ईईजी के हेल्प से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जैसे सीटी स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है इन डिटेक्ट ऑफ एनी सीवीए या फिर कोई भी हेड इंजरी। तो सोज द स्पेस ऑक्यूपाइड लेजन ऑल्सो, इसको हम लोग एसओएल भी बोलते हैं। ठीक है, एसओएल बोलते हैं कि सीटी स्कैन में कोई भी एसओएल भी अगर रहा, प्रेजेंट रहा, तो उसमें हम लोग सीटी स्कैन के हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रे कलर इंडिकेटिंग ब्रेन सब्सटेंस, ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द वेंट्रिकुलर फ्लूइड। वेंट्रिकुलर फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो भी दिखना, जो इमेज भेजे उसके बीच में दिखना एक ब्लैक रंग का एक वेंट्रिकल प्रेजेंट रहता है। इस इमेज में तो ये इस्चेमिया और हेमोरेज की वजह से इमेज थोड़ा सा छुप गया, बट तुम लोग देख पाओगे बीच में एक ब्लैक रंग का ऊपर और नीचे। ठीक है, वहां पर देखना एक स्पॉट दिख रहा है जिसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। विथ ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या होता है, यही वेंट्रिकल्स क्या हो जाता है, आस्ते आस्ते बड़ा हो जाता है। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाता है। वेंट्रिकल्स यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं इसमें वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर इसमें जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर जैसे मैंने बताया कि ब्लड क्लॉट, ये क्या करता है, इंडिकेट ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट हुआ है नहीं, उससे व्हाइट कलर से हम लोग उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, और एनी काइंड ऑफ ट्यूमर। तो ट्रीटमेंट में अब हम लोग आते हैं। ट्रीटमेंट में हम लोग इसको 3 वे में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड में हुआ, मॉडरेट हुआ और सीवियर में हुआ, उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो माइल्ड और मॉडरेट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये वाला है, एंड मॉडरेट टू सीवियर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है। तो माइल्ड टू मॉडरेट में ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग एसेस करेंगे। ठीक है, एसेस एनी इमरजेंसी। सबसे तो पहले पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे कि कैसे हुआ।
ठीक है। जीसीएस स्कोर हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ईवीएम, तीनों चीज हम लोग देखते हैं, उसका स्कोर लेते हैं कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होगा, ठीक है। प्रोग्नोसिस भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर स्कोर कितना होता है तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर। सीटी स्कैन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सीटी स्कैन में आइदर हेमाटोमा फॉर्मेशन या हेमरेज हुआ है या इस्चेमिक की वजह से हुआ है, तो उसको भी देख के हम लोग प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। आइदर अगर इंट्रासेरिब्रल हुआ है, अंदर में जो होता है उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है, ठीक है। अगर एपिड्यूरल में हुआ, सब ड्यूरल में हुआ, तो पेशेंट को मोर और लेस रिकवर करने का कुछ होप रहता है। और इंट्रासेरिब्रल में अगर हुआ, वहां से पेशेंट का रिकवर करना एकदम नील के बराबर। ऐसा बोलते हैं 200 पेशेंट में एक पेशेंट ऐसा बचता है, ठीक है। 100 में नहीं, मतलब 200 पेशेंट में एक पेशेंट से सर्वाइव करता है, तो ऐसा है। तो ट्रीटमेंट देखो हम लोग कैसे इसमें करेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है। मेडिकेशन फॉर पेन रिलीफ, वॉन्ड ड्रेसिंग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे जैसा जैसा पेशेंट डिमांड किया है। मॉडरेट टू सीवियर में जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 4 तरीके से करते हैं। नंबर वन इज रिससिटेशन, ठीक है। पेशेंट को रिससिटेट करेंगे। पेशेंट का क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लग जाता है, इधर ईटी ट्यूब दे करके या फिर उसको रिससिटेट करेंगे पेशेंट को, ठीक। ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे कैसा है एंड नहीं है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, ठीक है, उसको पहले चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 4 मोड ऑफ ट्रीटमेंट है मॉडरेट टू सीवियर का। नंबर 1 इज रिससिटेशन, नंबर 2 है केयर ऑफ अनकॉन्शियसनेस, नंबर 3 है मेडिकल मैनेजमेंट एंड नंबर 4 है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो रिससिटेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर माउथ टू माउथ रिससिटेशन दे सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ईटी ट्यूब, दैट इज एंडोट्रैकियल इंटुबेशन, ठीक है। आइदर ईटी ट्यूब देने के बाद क्या होता है, ईटी ट्यूब देने के बाद हम लोग उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट का कंडीशन बहुत ही खराब है। एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करने के बाद वेंटिलेटरी सपोर्ट हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस नंबर सेकंड क्या करते हैं, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम लोग केयर कैसे करेंगे, उसको तो क्या है, वो तो अनकॉन्शियस है, ना खा रहा है ना पी रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, राइल्स ट्यूब हम लोग इंस्पिरेशन करवाए, राइल्स ट्यूब देंगे, ठीक है। राइस टू भी वाया हम लोग एंटरल फीडिंग करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। आई का केयर करेंगे, ठीक है, वहाँ पे पैड यूज करेंगे। कैथेटर हम लोग देंगे क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो यूरिन के लिए हम लोग कैथेटर उसको कराएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हेड अप पोजीशन में हम लोग लेके आएंगे। अच्छा, एक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन का हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हेड इंजरी का ट्रॉमा पेशेंट आया तो एक स्पेसिफिक पोजीशन में वो हो जाता है। वो पोजीशन याद है, क्या नाम था वो पोजीशन का? कर्डल। हाँ हाँ, एक्सीलेंट, कर्ल्ड अप पोजीशन में एक आ जाता है। उसका इमेज हमने देखा था कि इमेज कैसा आता है इमेज, ठीक है। तो कर्ल्ड अप में पोजीशन आया था, तो एक इसका एक स्पेसिफिक 30 डिग्री हेड अप पेशेंट को हम लोग करते हैं। 30 डिग्री हेड अप पेशेंट, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे हम लोग पेशेंट का हेड को एलिवेट करते हैं। अदरवाइज सर्विकल इमोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं, कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेनस रिटर्न फ्रॉम हेड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री हम लोग हेड अप पेशेंट का करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभार उसका जो वेनस जो रिटर्न होता है हेड पे, कभी कभार अगर 30 डिग्री नहीं की, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 30 डिग्री हेड अप पोजिशन में रखेंगे पेशेंट को। और बीपी पल्स तो हम लोग मॉनिटर करेंगे ही, ठीक है, स्टार्टिंग से ही करते रहेंगे। आईसीपी ये इंपॉर्टेंट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अभी क्या होता है कि हेमोरेजिक, वेदर इट इज हेमोरेजिक या इस्चीमिया हो, तो उसमें क्या होता है, ब्रेन का क्या होता है ना, काइंड ऑफ प्रेशर हम लोग नापते हैं, दैट इज आईसीपी, हाँ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ टेंशन या प्रेशर होता है। ये जब इन केस ऑफ सेरिब्रल इंजरी हो या फिर कोई हेमरेजी हो जाए यहाँ पे, या फिर कोई यहाँ पे इस्चेमिक हो जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन का जो प्रेशर, ऐसे टर्म में अगर मैं यूज करूँ, तो ब्रेन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियम का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो क्रेनियम प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग आईवी मैनिटॉल, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है मैनिटॉल? मैनिटॉल इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक, ठीक है। मैनिटॉल क्या है, काइंड ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक। ये हम लोग कब यूज करते हैं, अगर कोई पेशेंट का हेड इंजरी का पेशेंट जब आए, अगर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए, वो कैसे हम लोग देखेंगे, मेनली वो हम लोग सीटी स्कैन देख करके या पेशेंट का हिस्ट्री लेकर के हम लोग समझ जाते हैं। आइदर मान लो कोई हेमोरेजिक लेके आया या फिर हिस्टेमिक स्ट्रोक लेके आया, तो उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग मैनिटॉल देते हैं। मैनिटॉल क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो ये क्या करता है मेनली, मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, ये काइंड ऑफ एक ब्रेन है,
यहाँ पे ब्रेन का मान लो कोई ब्लड वेसल्स जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सेरिब्रल एडिमा अगर मैं यूज करूँ, जो अगर आईसीपी बढ़ता है तो ब्रेन का आईसीपी बढ़ता है तो ब्रेन का एडिमा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एडिमा बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे जो जितने सारे एडिमा जब बढ़ेगा, जो भी तुम्हारे जितने सारे फ्लूइड है यहाँ पे, ये यहाँ देखो, ये यहाँ पे मान लो ये सारा, वैसे इसका जो है एडिमा, यहाँ पे जो फ्लूइड है यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। ये सब एरिया में इसका फ्लूइड बढ़ गया, जिसकी वजह से एडिमा हो गया ब्रेन का, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या होता है कि ये कैसे काम करता है मैनिटोल, यहाँ से मान लो एक ब्लड वेसल्स गया, अभी मैनिटोल क्या करता है, हम लोग आईवी मैनिटोल जब देते हैं तो एक ऑस्मोसिस होता है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ से मान लो यहाँ पे जितने सारे फ्लूइड है ना, ये क्या करता है मैनिटोल, ये सारा यहाँ पे एब्जॉर्व कर देता है ब्लड में, ठीक है मैनिटोल। अभी ब्लड में जब एब्जॉर्व हो गया, यहाँ का एक्स्ट्रा सेलुलर का फ्लूइड क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से मेरा क्या हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम हो गया, ठीक है। प्रेशर कम हो गया मतलब ये जो ब्लड वेसल है ये एब्जॉर्व कर दिया मेरा मैनिटोल जब मैंने दिया। अब ये जो ब्लड वेसल है मैनिटोल देने के बाद ये क्या करता है, अब जाकर के वाया यूरिन के रूट से जितने सारे फ्लूइड है उसको एक्सक्रीट कर देता है। तो हमारा क्या हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का टेंशन कम हो गया, ठीक है। और जितना सारा जो हमारा प्रेशर था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो सेरेब्रल एडिमा है वो रिड्यूस हो गया। तो इसलिए हम लोग मैनिटोल यहाँ पर प्रेफर करते हैं मेनली, जो कि ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है, मेनली 20% ऑस्मोटिक और डायरेटिक यानी मैनिटोल हम लोग देते हैं एज अ डायूरेटिक। ये कैसा काम करता है, काइंड ऑफ डायूरेटिक, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम आता है, ठीक है। क्योंकि डायरेटिक इसलिए बोले क्योंकि विद द यूरिन के रूट से हमारा जो फ्लूइड है उसको वो निकालता है, ठीक है। तो ये ब्रेन का एडिमा में मैनिटोल हम लोग देते हैं, आईवी मैनिटोल। बार्बिचुरेट जैसे कि होता है थायोपेंटोन ग्रुप ऑफ ड्रग, ये भी क्या करता है, आईसीबी को रिड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हम लोग मेंटेन रखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जितने सारे फ्लूइड्स है, एनएसओ या रिंगल लैक्टेट हो या डीएनएस हो, डेक्सट्रोज हो 5%, 10% या 25%, ठीक है। वो सब डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पेशेंट का देखने के बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग दो चीज देखते हैं, ठीक है। एक होता है क्रेनियोटॉमी, एक होता है क्रेनिएक्टोमी। सर्जरी में देखो क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि किसी का कोई हेमाटोमा हो गया, हेमाटोमा माने ब्रेन में हेमाटोमा या फिर कोई क्लॉट जम गया, तो उसमें हम लोग सर्जिकल मैनूवर करते हैं। इन दैट केस तो हम लोग उसमें पेशेंट को सर्जिकल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं। मेनली वहाँ से पेशेंट का रिकवरी होना, बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होता है और वहाँ से रिकवर होना बहुत ही कम चांसेस रहता है। ये लास्ट मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट जो हम लोग, एक होता है नंबर 1 इज क्रेनियोटॉमी, नंबर 2 इज क्रेनिएक्टॉमी, ठीक है। तो क्रेनिएक्टॉमी में क्या करते हैं, क्रेनियक से तुम लोग नाम समझ रहे होगे कि क्रेनियक का मतलब क्रेनियम बोन जो रहता है हमारे स्कल में, उसमें क्या करते हैं, ड्यूरिंग क्रेनिएक्टॉमी अ स्मॉल पीस ऑफ स्कल इज रिमूव्ड सो दैट अ सर्जन कैन एक्सेस द ब्रेन, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, क्रेनियम बोन जैसे यहाँ पे बहुत सारे सूचर्स रहते हैं और यहाँ पे डायग्राम बन नहीं रहा है, यहाँ पे क्रेनियम सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सॉरी बन नहीं रहा है, बट तुम लोग समझ लो कि क्रेनियम बोन्स रहते हैं, ठीक है। तो क्रेनियम बोन्स में क्या होता है ना, स्मॉल पीस, वहां से क्रेनियम बोन्स का एक स्मॉल पीस हम लोग क्या करते हैं, निकाल करके क्या करते हैं कि जो आफ्टर दैट क्रेनियोटॉमी ऑपरेशन के बाद द बोन फ्रैगमेंट इज नॉट इमीडिएटली पुट बैक इनटू प्लेस। तो उसमें क्या होता है कि क्रेनियम बोन होता है वो कुछ देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ब्रेन में हमारा स्वेलिंग हुआ है, एडिमा हुआ है, इसलिए वहां से एक स्मॉल इंसिजन दे करके स्मॉल पीस ऑफ स्कल का जो बोन है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो एडिमा हुआ है वो प्रेशर ना दे क्रेनियम बोन के ऊपर, ठीक है। जहां पर एडिमा हुआ है वहां का ही क्रेनियम बोन हम लोग निकालेंगे विद सर्जिकली, ठीक है। देन अप्रोच में बी टेकन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट स्वेलिंग इन द ब्रेन इज गेटिंग रिड्यूस। तो उसमें कुछ मैनेज करने के बाद अगर जब मेरा जो स्वेलिंग है वो जब रिड्यूस हो जाए, जब प्रेशर कम हो जाए, तब जाकर के हम लोग उसको बोन फ्रेगमेंट जहां से हमने निकाला है स्कल के बोन का, उसको हम लोग फिर से वहां पे एडहियर कर देंगे, ठीक है, फिर से वहां पे उसको सुचर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द अप्रोच बी टेकन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट स्वेलिंग इन द ब्रेन is getting reduced so as to relieve the pressure, प्रेशर को रिलीव करने के लिए हम ये सर्जरी कर रहे हैं। with the skull the bone fragment is typically kept for some while, कुछ देर तक हम लोग रखेंगे ओपन, सो स्वेलिंग ऑफ ब्रेन कैन बी एक्सपैंड, ठीक है। जो स्वेलिंग है एक्चुअल में जो स्वेलिंग वो थोड़ा एक्सपैंड करे अंडरनीथ द स्कैल्प। फिर उसके बाद होता है बी पुट बैक, हाँ ये पुट होगा, पुट बैक इनटू ओन प्रीवियस प्लेस। तो जब मैनेजमेंट करने के बाद जब वो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगा तब जाकर के हम लोग जो क्रेनियम जो निकाले हैं उसको वापस वहीं पर फिट कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है इतना कुछ, बस ये नाम याद रखो, बस क्रेनिएक्टॉमी करते हैं और एक क्रेनियोटॉमी करते हैं,
तो क्रेनियोटॉमी क्या होता है? क्रेनियोटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर होल सर्जरी, BURR, हाँ, बर होल सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस यूज करते हैं और बहुत सारे स्क्रू यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, ब्रेन में क्या करते हैं, एक हम लोग होल क्रिएट करते हैं। हाँ, होल क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई हेमाटोमा हुआ, ठीक है, वो हेमाटोमा को हम लोग निकालते हैं। बर होल सर्जरी, मान लो बर होल क्या मतलब, मान लो ड्रिल, जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, वो स्कल में हम लोग ड्रिल करके यहाँ का जो हेमाटोमा है उसको निकाल करके फिर से उसको यहाँ पे रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, उसी को एक सिंपल टर्म में बोला है बर होल सर्जरी। तो यहाँ पे देखो क्या यूज किए हैं। पहले तो हम लोग पहले उसको शेव करेंगे एरिया को, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर पे ले जाएंगे, वो जगह को शेव करेंगे, ड्रेप करेंगे, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। फिर उसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा होल हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, हडसन विद द हेल्प ऑफ हडसन ब्रेस। ब्रेसेस क्या है, काइंड ऑफ एक डिवाइस है जो मेनली एक काइंड ऑफ, इसमें बहुत सारे स्क्रू यूज होते हैं। ठीक है, इसके विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके वजह से हम लोग, इसके हेल्प की वजह से हम लोग होल क्रिएट करते हैं, हडसन ब्रेस। अगर तुम लोग इमेज देखोगे कैसा दिखने में होता है तो देख लो, देख सकते हो नेट में कि हडसन ब्रेस हम लोग यूज करते हैं होल क्रिएट करने में, ताकि जो हमारा एक्सेसिव जो ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है या दैट इज हेमाटोमा, वो हम उसको निकाल सके। तो स्मॉल इंसिजन हम लोग देते हैं ओवर द स्कैल्प, ठीक है, बाय यूजिंग द वही सर्जिकल इंसिजन, अ स्मॉल परफोरेशन ऑन द स्कल, वही उससे हडसन ब्रेस के हेल्प से हम लोग एक स्मॉल इंसिजन देते हैं। ठीक है, परफोरेट क्रिएट करते हैं। फिर ड्यूरा को हम लोग इंसाइज करेंगे, ठीक है, हेमाटोमा को उसको बाहर निकालेंगे, जितना भी ब्लड क्लॉट है उसको हम लोग ड्रेन करेंगे, ठीक है, और फ्लूइड जो भी है उसको निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मान लो कहीं से मेरा ब्लीडिंग हो रहा है, मान लो मेरे अंदर मैंने जब देखा वहां से कहीं ब्लीड हो रहा है, तो उसको आर्टरी को हम लोग कॉटराइजेशन करेंगे। कॉटराइज करने के बाद हम लोग वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद हमने क्या किया वहां पे, अगर मान लो ये जो हम कॉटराइजेशन करने के बाद जो ब्लीड हो रहा है मेरा, उसमें से क्या होता है, उसके बाद कुछ वहां से फ्लूइड वगैरह निकलने लग जाता है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए कोई ड्रेनेज बैग वहां पे इंसर्ट कर देंगे ताकि एक जगह ड्रेन हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग सूचर को स्टिच कर देंगे टू प्रिवेंट एनी स्टॉपिंग, टू प्रिवेंट द ये जो भी ब्लीड हो रहा है या फिर वो हो रहा है। स्टिच करने के बाद हम लोग उसको इंसाइज करके वहां पे वो जगह को स्विचर कर देते हैं। तो इतना सा प्रोसीडर तुम्हारा एग्जाम में भी नहीं पूछेगा ना वाइवा में पूछेगा, बस पढ़ने के लिए ये मैं बोल दिया। तो बस यहाँ से बस दो नाम याद रखना, क्रेनियोटॉमी बोलते हैं और एक क्रेनियक्टॉमी है। ठीक है, ये दोनों सर्जिकल मैनेजमेंट है। ये यहाँ तक हमारा खत्म होता है क्रेनियो सेरेब्रल इंजरी का पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये दिस ईयर आया था तुम्हारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो आएगा कि नहीं, बट स्टिल इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट डे फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बस आज यहीं तक था। तो एनी डाउट ये लेक्चर समझने में या डिस्कशन समझने में